Dear students, good morning all of you. Oxford Union English welcomes you again all the students. Dear students, जैसा कि कल हम लोगों ने थर्ड वीडियो में यानी अभी क्या चल रहा है हम लोगों का टेंस चल रहा है और टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट चल रहा है और प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट को हमने बताया था मैं आज उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे, उसको राइट डाउन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे। अगर डियर स्टूडेंट अगर आपने इस तरीके से सारी चीज़ को समझ गया है तो कल वाले जितने कंसेप्ट बताए थे आज उसी कंसेप्ट के एतबार से मैं सब बच्चा का टेस्ट ले रहा हूँ और सब बच्चा मैच करना कि तुम्हारा ट्रांसलेशन कितना मिल रहा है। तो देखो बच्चे आज का वीडियो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल, इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये फोर्थ वीडियो है। कितना वीडियो है बच्चे? फोर्थ वीडियो। तो मैं आज इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यानी जो कंसेप्ट कल बताया उसी पर आधारित ये सेंटेंसेस हैं। आप इसको बनाने के लिए सीखो, फिर अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे मैं सारे वाक्य को बना रहा हूँ और तुम लोग सारे बच्चे मैच करना। अब देखो कि वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, मॉडिफाइड, ये जानना, दीज आइटम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल टू नो and until and unless you have good command over those very items it will be very tough task to translate Hindi sentences into English। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना आसान। तो इसीलिए सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे नहीं देखे वो पिछले वाले सारे वीडियोस को देख लेना। तो अभी हम लोगों का क्या है जी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड जो कंसेप्ट बताएं उसी के आधारित ये प्रैक्टिस है। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे बच्चे देखना गौर से। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है कि अच्छा सबसे पहले तो एक बात को और जानो कि ये टेंस कौन है भाई, ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मूला हमने बताया है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अगर मॉडिफाइड रहे तो मॉडिफाइड को दे देंगे, अगर मॉडिफाइड नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दे देंगे, उसके बाद ये फार्मूला है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का फार्मूला ये था, सारे बच्चे ध्यान से समझना। इसी को कंसेप्ट में रख करके ये सारा वाक्य बनेगा। तो अब देखो बच्चे यहाँ पर कि ये वाक्य क्या है कि हम लोग आपकी इज्जत करते हैं दिल से। तो देखो हम लोग इसमें क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है और दिल से ये क्या है बच्चे, ये रेस्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। और आपकी इज्जत करते हैं तो इज्जत करते हैं ये वर्ब है और आपकी मतलब आपको ये ऑब्जेक्ट है बच्चे। तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब चूंकि मॉडिफाइड नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट पर आएंगे, रेस्ट। तो इस हिसाब से देखो बच्चे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। ठीक है ना, ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है जी, वर्ब। वर्ब इसमें कौन है, इज्जत करना। इज्जत करना का अंग्रेजी क्या होता है जी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। तो पता चला बच्चे कि ये बच्चा खत्म। अब यहाँ पर देखो कि V1 लगेगा V5। तो हमने NB नंबर 1 में लिखाया था सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, दो नाम रहे तो उसके साथ में V1 का प्रयोग होगा। तो वी के साथ में क्या होगा, V1 का प्रयोग। तो वर्ब खत्म हो गया। अब देखो बच्चे इसमें मॉडिफाइड नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है जी, आपकी मतलब आपको। तो वी रिस्पेक्ट यू, वी रिस्पेक्ट यू। तो पता चला बच्चे ये खत्म हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खत्म। अब बचा क्या जी, दिल से। और दिल से का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, रेस्ट को रेस्ट के स्थान पर रखेंगे एट हार्ट। क्या होता है बच्चे, एट हार्ट। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि वी रिस्पेक्ट यू एट हार्ट। हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हम लोग वी रिस्पेक्ट यू एट हार्ट, वी रिस्पेक्ट यू एट हार्ट। हम लोग आपकी इज्जत करते हैं दिल से। अगर ऐसा वाक्य है कि हम लोग दिल से इज्जत करते हैं उन लोगों की तो वी रिस्पेक्ट देम हो जाएगा एट हार्ट, वी रिस्पेक्ट देम एट हार्ट। मैं आपकी इज्जत करता हूँ दिल से तो आई रिस्पेक्ट यू एट हार्ट। ठीक है ना बच्चे। अच्छा बोलेंगे कि मैं अपने फादर की इज्जत करता हूँ दिल से तो आई रिस्पेक्ट माई फादर एट हार्ट। तो इस तरीके से हज़ारों सेंटेंस बच्चे तुम लोग, मैं तो यहाँ एक बता रहा हूँ, इस आधार पर जितना भी सेंटेंसेस बन सकते हैं आप खुद उस वाक्यों को सोचो या फिर लिखो और लिख करके उसका फिर इंग्लिश बनाओ और 2-4 मरतबा वो बनाया हुआ सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लो। शुरुआती दौर में बच्चे क्या है कि कुछ सेंटेंस को आपको कल्टिवेट करने के लिए हैबिट डालना पड़ता है, यानी देख के सेंटेंस बोलो कि वी रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट माई फादर, आई रिस्पेक्ट माई टीचर, आई रिस्पेक्ट माई रिलेटिव्स एट हार्ट। ठीक है ना, दिल से लगाना है तो एट हार्ट लास्ट में कर देंगे। इसी तरीके से बच्चे बहुत सारे सेंटेंस को आप लोग बनाओ। आगे वाला सेंटेंस को देखो कि मैं क्लास में अंग्रेजी बोलता हूँ तो इस वाक्य में यहाँ पर देखो बच्चे ये बोलता हूँ ये क्या है, वर्ब है। और अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लास में ये क्या है, रेस्ट है। और मैं क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। तो मैं क्लास में अंग्रेजी बोलता हूँ। सबसे पहले ये देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ता है, ते है, ती है, आ गया है। इस एतबार से फॉर्मूला क्या लगेगा जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मॉडिफाइड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। लेकिन इस वाक्य में मॉडिफाइड नहीं है तो मॉडिफाइड को छोड़ करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो इस हिसाब से बच्चे सबसे पहला यहाँ पर क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, आई। तो पता चला क्या, ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद वर्ब दो, वर्ब क्या है, बोलना। बोलना का अंग्रेजी क्या होता है जी, स्पीक।
तो क्या हो गया बच्चे, आई स्पीक, तो ये बच्चा खत्म। आई के साथ B1 का प्रयोग होता है, ये पिछले वाले वीडियो में NB1 में बता चुका हूँ, तो ये खत्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, इंग्लिश। देखो गौर से, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, वर्ब के बाद वर्ब के बाद मॉडिफाइड दो, लेकिन मॉडिफाइड है ही नहीं, तो क्या देंगे उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश, ठीक है ना। तो पता चला ये बच्चा खत्म हो गया। अब क्या है लास्ट में बच्चे, रेस्ट। तो रेस्ट क्या है, क्लास में। क्लास में का मतलब हुआ बच्चे इन द क्लास, इन द क्लास। तो पता चला कि ये वाक्य हो गया सही, ये भी वाक्य सही हो गया, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस देखो बच्चे कि तुम दूसरों की मदद मुफ्त में करते हो। गौर से देखना, ये तुम क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखो मदद करते हो, इसका यानी स्प्लिटिंग फॉर्म है, इसका एक हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो मदद करना, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बच्चे, ये वर्ब है, इसी का टुकड़ा यहाँ पर है, यानी ये वर्ब है। और मुफ्त में मैं आ गया, तो ये क्या है बच्चे, ये रेस्ट है। और दूसरों, यहाँ पर की छूट गया बच्चा, तो याद रखना, तुम दूसरों की मदद करते हो मुफ्त में। तो अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है और दूसरों की ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बच्चे, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तुम का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, यू। तो पता चला कि ये सब्जेक्ट खत्म हो गया यहाँ पर। आगे देखो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब देंगे। वर्ब कौन है जी, मदद करना, ये मदद करना, इसी का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है, मदद करना। मदद करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, हेल्प। तो पता चला कि ये वर्ब खत्म, यानी ये भी खत्म हुआ, इसका मतलब है। और उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट दो, यानी मॉडिफाइड नहीं है तो ऑब्जेक्ट दो। ऑब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, दूसरों की। और दूसरों की अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, अदर्स। यू हेल्प अदर्स, क्या जी, यू हेल्प अदर्स। तो पता ये चला बच्चे, ये ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, मुफ्त में, और इसका अंग्रेजी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री, मुफ्त में का अंग्रेजी इन फ्री नहीं करना बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। तो पता चला ये सेंटेंस बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बच्चे, आप मेरे पापा को पहचानते हैं, तो आप क्या है, सब्जेक्ट है। और मेरे पापा को पहचानते हैं, तो ये क्या है जी, वर्ब है। और ये क्या है बच्चे, मेरे पापा को, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, रेस्ट भी नहीं है, मॉडिफाइड भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, आप। और आपका अंग्रेजी क्या होता है, बोलो, यू। ये बच्चा खत्म। उसके बाद पहचानना, और पहचानना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, तो यू रिकॉग्नाइज, ये खत्म। अब बचा क्या जी, ऑब्जेक्ट। मेरे पापा यानी माई फादर, मेरे पापा को मतलब माई फादर। तो देखो बच्चे कितना आसानी तरीके से बन रहा है। अगर सारे बच्चे पिछले वाले वीडियो देखे हो तो कायदे से सारा वाक्य को समझोगे। मैं भी छोटा छोटा वाक्य दे रहा हूँ, अभी बड़ा बड़ा वाक्य आएगा। अभी मैं आखिर में एक दिखाता हूँ। देखो बच्चे, यहाँ आपको वो नापसंद करती है, तो नापसंद करती है वर्ब, और ये जो वो है बच्चे ये सब्जेक्ट है, और आपको ये ऑब्जेक्ट। देखो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। तो हमेशा अक्सर लोग क्या करते हैं कि शुरू में सब रहता है कोई आइटम ऑफ द सेंटेंस, तो सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट हिंदी वाक्य में आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये देखना है कि आपको वह नापसंद करता है जिसमें काम करने वाला कौन है, वह। तो ये सब्जेक्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है बच्चे, वह, मतलब करती है, तो इसका मतलब है कोई लेडी है, इसका मतलब क्या होगा जी, सी। तो देखो बच्चे ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो। वर्ब कौन है जी, नापसंद करना। और नापसंद करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, डिसलाइक। डिसलाइक, डिसलाइक। तो अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या आ गया बच्चे, बोलो ये इसमें V1 लगेगा या V5 लगेगा। अगर कल वाले वीडियो को देखो गौर से समझना, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी है, यानी NB2 हमने जो लिखाया है नियम के। NB2 में अगर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे, एक नाम रहे, रानी, ठीक है, तो उसके साथ में V5 लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चे, सी डिसलाइक्स, यानी यहाँ S लगेगा, तो सी डिसलाइक्स, ये खत्म हो गया बच्चे। और सब्जेक्ट तो पहले खत्म हो गया था। अब बचा क्या जी, आपको। और आपको का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो पता चला ये सेंटेंस हो गया। कितना आसान है बच्चे, ये भी खत्म। अब आगे देखो बच्चों कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मुझसे अंग्रेजी में बात करती है। तो वह क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, बात करती है क्या है बच्चे, वर्ब है। अब देखो मुझसे और अंग्रेजी में, ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। और ये जो अंग्रेजी में ये रेस्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखो बच्चे, वह बात करती है मुझसे अंग्रेजी में, तो वह करती है मतलब सी, करती है तो मतलब कोई लड़की है, तो ये खत्म। और उसके बाद वर्ब का प्रयोग दो। तो बात करना, बात करना का अंग्रेजी क्या आता है बच्चे, टॉक, ठीक है। और यहाँ सी है तो इसीलिए क्या हो जाएगी, टॉक्स। और टॉक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर मुझसे है, तो उससे पहले क्या लग जाता है, प्रीपोजिशन टू लग जाता है, यानी सी टॉक्स टू मुझसे। उसके बाद ऑब्जेक्ट दो कौन है जी, मी, ठीक है। तो सी टॉक्स टू मी। तो पता चला ये बच्चा भी खत्म, ये बात करना भी खत्म। अब बचा गया जी अंग्रेजी में, ये क्या है बच्चे, रेस्ट। रेस्ट को रेस्ट में रखेंगे, इन
इन इंग्लिश। क्या बच्चे? इन इंग्लिश, मतलब शी टॉक्स टू मी इन इंग्लिश। तो अब इस तरीके से देखो जी, मैं अपने पापा से अंग्रेजी में बात करता हूँ तो आई टॉक टू माई फादर इन इंग्लिश। मान लो ऐसा वाक्य रहेगा, मैं अपने पापा से अंग्रेजी में बात करता हूँ, आई टॉक टू माई फादर इन इंग्लिश। मैं अपनी मम्मी से अंग्रेजी में बात करता हूँ, आई टॉक टू माई मदर इन इंग्लिश। मैं अपनी वाइफ से अंग्रेजी में बात करता हूँ तो आई टॉक टू माई वाइफ इन इंग्लिश। मैं अपने प्रिंसिपल से अंग्रेजी में बात करता हूँ तो आई टॉक टू माई प्रिंसिपल इन इंग्लिश। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत अपने से लिख लिख करके बच्चे ऐसी फार्मूला के आधार पर और इसी एतबार से जैसे मैं बनाया हूँ इसको कल्टीवेट करो। मैं कह रहा हूँ बार बार बच्चे, बार बार कह रहा हूँ कि टीचर की बात को हमेशा मानना चाहिए, ठीक है जी। हमेशा बच्चे मानो, अब देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है, अगर इस चीज़ों को अगर तुम फॉलो करते हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि करोगे तुम लोग ऐसे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है ना बच्चे। आप उसी तरीके से देखो, वो मेरी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ गौर से देखो कि वो मेरी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें फटाफट देखो कि वह क्या है जी, सब्जेक्ट है, और पढ़ाते हैं ये क्या है बच्चे, वर्ब है। बहुत आसान वाक्य है। और किसको अंग्रेजी यानी वो पढ़ाते हैं किसको, तो मेरी छोटी बहन को। और उसके बाद क्या है जी, अंग्रेजी। ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। फ़र्क क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें मॉडिफाइड नहीं है, रेस्ट भी नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट दो। सब्जेक्ट कौन है, वह पढ़ाते हैं, मतलब कोई मर्द है तो मतलब ही। अब पता चला बच्चे कि ये सब्जेक्ट खत्म। और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना अंग्रेजी क्या होता है, टीच। रीड कभी मत बोलना, टीच। और ही के साथ में क्या लगेगा, B5, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज। तो ये बच्चा खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डालो। हमने कहा था कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली डालते हैं तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले देंगे यानी अंग्रेजी को पहले दे देंगे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो बीच में प्रीपोजिशन टू देंगे। तो वैसे ही बनाते हैं, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, ठीक है ना बच्चे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देंगे लेकिन बीच में प्रीपोजिशन टू लगाना होगा, तब इनडायरेक्ट। और मेरी छोटी बहन को, और मेरी छोटी बहन का अंग्रेजी क्या होता है जी, माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर। देखो बच्चे कितना बड़ा वाक्य है, आसानी से बन गया। तो ही टीचेज इंग्लिश टू माई यंगर सिस्टर। तो पता चला ये भी खत्म। अगर बच्चे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट को पहले रखते हैं और डायरेक्ट को बाद में रखते हैं तो फिर प्रीपोजिशन टू नहीं लगता। तब कैसे होता वाक्य, ही टीचेज माई यंगर सिस्टर इंग्लिश। तब क्या हो जाता है, ही टीचेज माई यंगर सिस्टर इंग्लिश, डायरेक्ट। लेकिन इंग्लिश को पहले कर दिए हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिए हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखे हैं, इसीलिए मतलब इस दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू देना पड़ता है। ये पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं मैं डिटेल से। तो ही टीचेज इंग्लिश टू माई यंगर सिस्टर, या फिर दूसरे तरीके से इसको बोलेंगे ही टीचेज माई यंगर सिस्टर इंग्लिश, तो फिर टू नहीं देंगे। तो इस तरीके से इस बात को समझना। अभी हम डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पर आएंगे, बताएंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखो जी, वर्षा होती है। कल तो इस वाक्य को बताए थे, सबसे पहले तो वर्षा होती है, इसको बनाओ कि वर्षा होती है, मतलब कल बताए थे इसको डिटेल। ये वर्षा नेचुरल घटना, इसके लिए ईट का प्रयोग होता है। तो वर्षा होती है मतलब वर्षा बरसती है, तो वर्षा के लिए ईट, ठीक है ना बच्चे। और होती है तो रेन, तो ईट रेन, लेकिन ईट है तो रेन्स हो जाएगा। पता चला ये दोनों खत्म हो गया, ईट रेन्स। और उसके बाद देखो जी, ये मूसलाधार और ये जुलाई के अंत में, दोनों क्या है बच्चे, रेस्ट है। ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। तो मूसलाधार का अंग्रेजी एक टर्म है, स्पेशल फ्रेज है, इसको याद रखना बच्चे, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। ये मत समझ जाना तुम सारे बच्चे कि कैट्स एंड डॉग्स यानी रेन्स, इट रेन्स बरसती है, कैट्स एंड बिल्लियां और कुत्ते बरसते हैं, ये नहीं बच्चे, याद रखना। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका पूरे का मतलब ही होता है मूसलाधार बारिश। बेइंतहा बारिश हो रही है तो उसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। तो याद रखना बच्चे, मूसलाधार बारिश यानी बेइंतहा बारिश, यानी फ्रेज है, फ्रेज का अपना एक इडियम्स, फ्रेज का एक अपना मतलब होता है। और ये फ्रेज को याद रखना है कि रेन कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ बिल्लियां और कुत्ते से कोई मतलब नहीं है। मूसलाधार बारिश को अंग्रेजी में ही बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो इट रेन्स बरसती है यानी वर्षा होती है, कैसे, तो कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार यानी बेइंतहा। तो पता ये चला बच्चे कि ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, जुलाई के अंत में, एट द एंड ऑफ जुलाई। इसके रेस्ट को एक रेस्ट क्लास में देंगे और जुलाई के अंत में इसका अंग्रेजी होगा एट द एंड ऑफ जुलाई, एट द एंड ऑफ जुलाई। तो हो गया बच्चे, ये भी वाक्य सही हो गया। अब आगे देखो बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रानी और सना, ठीक है ना, रास्ते में अंग्रेजी बोलती है। तो बोलती है वर्ब, रानी क्या है, सब्जेक्ट है, और रास्ते में ये रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बहुत आसान है वाक्य। तो सब सब्जेक्ट कौन है, रानी एंड सना। तो रानी एंड सना दे दो, ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, ये वाला खत्म। और उसके बाद क्या है जी, बोलती है। बोलना का अंग्रेजी क्या होगा, स्पीक। अब यहाँ पर गौर देखो बच्चे, स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा, दो नाम आ गया। तो क्या बताया है NB1 में
कि दो नाम, अगर पिछले वीडियो में बताया हूँ कि NB1 में अगर दो नाम रहे, रानी एंड सना, 3 4 5, यानी एक नहीं रहे, दो रहे, तो उसके साथ में V1 का प्रयोग होता है। तो V1 यानी बोलना, ये खत्म। क्या उसके बाद क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? इंग्लिश। तो रानी एंड सना स्पीक इंग्लिश, तो ये बच्चा भी खत्म हो गया। अब बचा क्या जी? लास्ट में रेस्ट बचा, और रेस्ट रास्ते में, तो ऑन द वे, इसकी अंग्रेजी कल ही बताए थे कि रास्ते में अंग्रेजी इन द वे ने बोलना, ऑन द वे। तो हो गया ये वाक्य भी दुरुस्त। अब अगला वाक्य देखो बच्चे कि रानी, रानी ये क्या है? सब्जेक्ट, और जाती है वर्ब, और कोचिंग ये क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट, और पैदल ये क्या है बच्चे? रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद वर्ब को देंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? रानी, मतलब एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब देंगे। वर्ब क्या है बच्चे? जाना। जाना अंग्रेजी क्या आता है? गो, लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ES लग जाएगा, यानी SEIS लगेगा। गो में ES लगता है, तो रानी गोस। तो ये बच्चा क्या हो गया बच्चे? ये भी खत्म हो गया, रानी भी खत्म। अब बचा क्या जी? ऑब्जेक्ट। मॉडिफाइड नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? कोचिंग। कोचिंग यानी गोस टू कोचिंग, या मूवमेंट शोइंग है इसीलिए टू लगेगा, तो गोस टू कोचिंग यानी दिशा को बता रहा है, तो गोस टू, तो रानी गोस टू कोचिंग, रानी कोचिंग जाती है। तो पता क्या चला बच्चे? ये भी खत्म हो गया। आप पूरे वाक्य में देखो बचा क्या? पैदल। पैदल का अंग्रेजी क्या होता है? ऑन फुट। ऑन फुट। तो पता ये चला बच्चे कि आप देखो यहाँ पर रानी कोचिंग जाती है पैदल, तो रानी गोस टू कोचिंग ऑन फुट। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मेरी मम्मी एक टीचर है, वो स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए पैदल, तो मेरी मम्मी स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है पैदल। तो माई मदर गोज टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट ऑन फुट। ठीक है ना, माई मदर गोज टू स्कूल ऑन फुट टू टीच द स्टूडेंट। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी स्कूल जाती है पैदल, तो माई मदर गोज टू स्कूल ऑन फुट। क्या करने के लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। टू टीच हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस तरीके से बोलेंगे। क्या कहते हैं कि मेरे पापा पैदल आते हैं, तो माई फादर कम्स ऑन फुट। मेरे पापा पैदल आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ वहाँ, तो आई गो दियर ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ, या आई गो ऑन फुट, आई गो दियर ऑन फुट, मैं वहाँ पैदल जाता हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से सारे बच्चे इस वाक्यों को समझोगे, और इसी आधार पर बहुत सारा वाक्य खुद से सोचो। याद रखना बच्चे, जो लोग नहीं सोचता है वो मुर्दा है, यानी द पर्सन हैविंग नो थिंकिंग कैपेसिटी इज कम्प्लीटली इक्वल टू डेड बॉडी। वह लोग जो सोचते नहीं है वो मुर्दा के समान है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल है, देखने में इंसान है, ठीक ठाक है, लेकिन जो विचार नहीं करता है, तन्हाई में सोचता नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करता है किसी मसले पर, यानी सोचने वाले लोग जो होते हैं वो जिंदा जावेद होते हैं, और जो लोग सोचता ही नहीं है समझो कि वो मुर्दा के समान होता है। इसीलिए बच्चे हमेशा सोचा करो। जैसे मैं एक सेंटेंस दे दिया, अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की ये निशानी है कि हमेशा जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैंने 1 2 4 5 वीडियो में मैं कितना बताऊंगा, मैं एक कंसेप्ट को बता रहा हूँ, कुछ वाक्यों को करवा रहा हूँ। ठीक है ना? आपको इसी आधार पर जितने सेंटेंस आप हिंदी में सुबह से शाम तक या दैनिक जीवन में जितना बोलते हैं उसको लिख लिया करो बच्चों। ठीक है ना? उसको लिख लिया करो। और जब वाक्य को लिखते हो तो मैं जो देखो कि ये जो जितने सेंटेंस लिखे हो ये कौन टेंस से ताल्लुक रखता है, ये कौन टेंस से ताल्लुक, ये कौन टेंस से ताल्लुक। देखो कि इसमें जितना सेंटेंस तुम सोचिए उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से कितना ताल्लुक रखने वाला है, और सारे को इसी नियम के एतबार से बनाओ। एक भी सेंटेंस बाकी नहीं रहेगा, सारा बन जाएगा तुमसे। उसी तरीके से दूसरे टेंस में जाएंगे तो वहां पर मिलाओ, यानी जितना सेंटेंस तुम लिख करके रखे हो डेली सोचो 10 15 20 सेंटेंस अपने से, इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको कैसे बोलेंगे। और फिर कोई वाक्य ऐसा हो सकता है कि नहीं बनता है तो कमेंट करके भेज दो सेंटेंस को, कमेंट के जरिए से वहां पर मैं बना दूंगा। कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस इन द वर्ल्ड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, बट द सेंस कुड बी अंडरस्टूड कि सेंस क्या है इस वाक्य का, और सेंस के आधार पर ही टेंस बनता है, नहीं तो नॉनसेंस हो जाता है। आगे देखो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम बिल्कुल मोर एंड मोर प्रैक्टिस, 2 4 5 6 महीने प्रैक्टिस करो बच्चे, बस बिल्कुल हो जाएगा अंग्रेजी प्रॉब्लम खत्म। तो सिर्फ अंग्रेजी कुछ तरह पढ़ना, और भी दीगर सब्जेक्ट पढ़ना है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुम्हारा ऑलराउंडर होना चाहिए बच्चे, समझे? इसीलिए मतलब सिर्फ यही कुछ थोड़े, इसी का गम, अंग्रेजी का ही गम कुछ थोड़े। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है बच्चे, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी को एक बार में फटाफट सीख लो, हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद दीगर सब्जेक्ट को, यानी अदर सब्जेक्ट को भी देखना है हम लोगों को। तो आगे देखो, इसके बाद मैं फिर एक यूट्यूब चैनल में बच्चे मैं जा रहा हूँ उसमें जीके जीएस पढ़ाने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि जब नया चैनल फिर एक मेरा बन रहा है, और उसका नाम जो होगा तो अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आ रहा है। फिर उसमें मैं कंप्लीट जीके जीएस को कंप्लीट मुकम्मल तौर पर और पहली मरतबा एक नए अंदाज में विथ न्यू अप्रोच आई विल टीच यू जीके एनजीएस। यानी आप चाहे बैंकिंग में बैठ रहे हो, एसएससी में बैठ रहे हो, रेलवेज में बैठ रहे के एग्जाम में बैठ रहे हो, बीपीएससी में बैठ रहे हो, यूपीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हो, मैं हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी,
साइंस, ये सारे पोर्शन को मैं एक एक तरफ से इतने अच्छे से, और सबसे पहले मैं हिस्ट्री को स्टार्ट करूंगा, मैं इतना डिटेल से बता दूंगा कि आपको 2 4 5 6 चाहे वो बिपिन चंद्रा की किताब हो, स्पेक्ट्रम की किताब हो, उन किताबों को देखने की जरूरत है। मैं पूरा कंसेप्ट के एतबार में, मुझे दुश्वारी पढ़ने में जितनी हुई है उस किताब को बच्चों, आप बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो मैं पूरी किताब को मैं इस अंदाज में पढ़ा दूंगा कि आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद कोई भी किताब को मॉडर्न इंडिया पे, एंशिएंट इंडिया पे, मेडाइवल इंडिया पे, किसी भी किताब को खोल के देखना, तुमको लगेगा अरे ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मैं एक नया अप्रोच में अभी लगा हुआ हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ अपने मटेरियल को। तो मैं नए वीडियो क्या कहते हैं, नए चैनल के साथ जीके जीएस को मैं पेश करूंगा, तो आप सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट को पहले तुम कमांड कर लो, अंदर से तुमको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अरे मेरा तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट को, तो अंदर से एक सब्जेक्ट पकड़ हो जाएगी, तुमको अंदर से एक ताकत मिलेगा बच्चे कि नहीं नहीं वो सब्जेक्ट को भी कर सकता हूँ, वो सब्जेक्ट को भी कर सकता हूँ। और एक बार खाली दिमाग में तुम्हारा आ गया बच्चे कि आई कैन डू, अगर तुम सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन मेक यू स्टॉप डूइंग दैट एक्शन। उस काम को करने के लिए तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसलिए बच्चे आगे देखते हैं हम लोग, राहुल हम लोगों को ललकारता है। तो गौर से देखो जी, इस वाक्य में राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, और हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट है। ललकारता है मतलब चैलेंज करता है, ये वर्ब है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये तो आसान ही वाक्य होगा, सब बच्चा से बन गया होगा। हम इधर बोलते हैं, तुमसे अंग्रेजी बन जाना चाहिए, तब इधर हिंदी वाक्य देखे अंग्रेजी बोल दिए, तब आप अच्छे ट्रांसलेटर हैं। लेकिन अभी शुरुआती दौर है बच्चे, आपको जिस तरीके से, लेकिन बात को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना बच्चे। आगे देखो जी, राहुल तो इसमें क्या है जी, राहुल सब्जेक्ट है। राहुल क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है राहुल। एक मिनट बच्चे, थोड़ा इंक खत्म हो गया, चलो मैं इसी से लिख दे रहा हूँ। राहुल, देखो गौर से कि राहुल तो RAHUL, राहुल, ठीक है, ये सब्जेक्ट है बच्चे। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, वर्ब क्या है, ललकारना। ललकारना का अंग्रेजी क्या होता है, चैलेंज। ललकारना का चैलेंज, तो राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, चैलेंजेज। तो ये वाक्य हो गया। अब हम लोगों को, और हम लोगों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, अस, ऑब्जेक्ट, ये भी खत्म हो गया वाक्य। कौन बड़ी बात है, आसान वाक्य है। और राहुल हम लोगों को ललकारता है, तो राहुल चैलेंजेज अस, हम लोग राहुल को ललकारते हैं या चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, तब क्या हो गया, वी चैलेंज राहुल। राहुल के पापा को हम लोग ललकारते हैं, तो वी चैलेंज द फादर ऑफ राहुल, ठीक है जी। मैं तुम सारे लोगों को चैलेंज करता हूं, मैं तुम सारे लोगों को ललकारता हूं, आई चैलेंज यू ऑल, ठीक है ना बच्चों। तो इस लिहाज से हजारों सेंटेंस तुम बोल सकते हैं। अगला वाला वाक्य देखो कि मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलता हूं, तो बोलता हूं इसमें क्या हुआ जी बच्चे, वर्ब, और मैं सब्जेक्ट, और वर्तमान सरकार के खिलाफ। अब बताए थे बच्चे, जो खिलाफ लफ्ज आ जाए, अगेंस्ट आ जाए, यानी खिलाफ के बाद, यानी अगेंस्ट के बाद आने वाला पूरा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट। यानी खिलाफ लफ्ज आ गया किसी शब्द से जुड़ा हुआ, वो पूरे को रेस्ट बना देता है। ये रेस्ट है। सबसे पहले मैं बोलता हूं, तो इसका आसान है कि आई स्पीक, इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए V1 का प्रयोग होगा। तो पता ये चला बच्चे की सब्जेक्ट खत्म हो गया और बोलता हूं ये खत्म हो गया। और वर्तमान सरकार के खिलाफ, खिलाफ का अंग्रेजी बताए थे क्या जी, अगेंस्ट। पहले लफ्ज क्या रखेंगे, अगेंस्ट, और उधर क्या बचा, वर्तमान सरकार, तो अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। क्या होगा बच्चे, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। और प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो बच्चे, अगेंस्ट दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो अभी जिसकी जो अस्तित्व में है अभी, अगेंस्ट दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। आप द हिंदू पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पर देखो, द हिंदू इंग्लिश का न्यूज़पेपर है बच्चे, मैं तो धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग ही है, द हिंदू पेपर को आपको पढ़ना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे बीपीएससी यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को द हिंदू पेपर पढ़ने की आदत डालो बच्चे। अंग्रेजी को अच्छे कर लो, थोड़ा बुनियादी तौर पर एकदम बिल्कुल सब टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, नरेशन पढ़ लो। उसके बाद आप रीडिंग डालो एकदम बिल्कुल। एक दिन पे आप शुरुआती दौर में डेली नहीं पढ़ पाते हो, तो एक रोज एक पेपर खरीद लो द हिंदू, और उसके बाद उसको पढ़ो। क्या है यार, तुमको लगेगा मैं नहीं समझ रहा हूँ, कोई इंसान ही लिखा है उसको ना, एक इंसान ही लिखा है द हिंदू पेपर को ना, क्यों नहीं समझ पाएंगे हम। तो जब तक तुम इरादा नहीं करोगे, जब तक इरादा, देखो गालिब का एक शेर है बच्चे, हमेशा याद रखना कि तौफीक ब अंदाज, गालिब का नाम सुने होगे, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का उर्दू का सबसे मशहूर शायर, सबसे मशहूर शायर। अगर तगज़ुल को ध्यान में रखें तो सबसे मशहूर शायर गालिब, उर्दू ज़बान के सबसे मशहूर शायर गालिब। तो गालिब का ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत ने 3 चीज़ दिया है। क्या दिया है बच्चे, एक तो दिया किसको, गालिब, और दूसरा ताजमहल, उर्दू ज़बान। तो याद रखना हमेशा बच्चे कि ये गालिब बहुत मशहूर शायर है, और
ये अगर अंग्रेजी लिटरेचर हम लोग पढ़े हैं बच्चे, ये शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, इन लोगों से बहुत आगे अपने फ्लाइट यानी तखय्युल के एतबार से, यानी इमेजिनेशन के, यानी द फ्लाइट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ गालिब वाज मोर देन दोज पर्सनैलिटी, यानी उन लोगों से भी तखय्युलाती तौर पर यानी इमेजिनेशन पर बढ़ गया है। अंग्रेजी जितने भी शायर हैं, गालिब बहुत आगे हो उन लोगों से। तो गालिब का एक शेर है बच्चे कि तौफीक ब अंदाज़ ए हिम्मत है अजल से, आंखों में जो वो कतरा था जो गोहर न हुआ था। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर गालिब का मतलब है बच्चे, तौफीक ब अंदाज़ ए हिम्मत है अजल से, यानी जो इंसान जिस तरह का बनना चाहता है ऊपर वाले उसको उसी तरह से तौफीक देता है। अगर कोई सोचे किसी तरह से हम एक टीचर बन जाए, डीएलएड कर लें, बीएड कर लें किसी तरह से वहाँ, तो अल्लाह तबारक ताला ऊपर वाला उनको वहीं तक देगा। अब कोई सोचेगा नहीं हमको राष्ट्रपति बनना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के हमको जनरल सेक्रेटरी बनना है वहाँ पर, या फिर हमको आईएएस बनना है, तो जो लोग का बड़ा ख्वाब होता है, बड़ा एम होता है, बड़ा सोच होता है, तो ऊपर वाला उसको उसी तरीके का बरकत देता है, उसी तरह का हौसला देता है। अगर छोटा सोच रखते हो तो तुमको छोटा मतलब छोटे तरीके से वो मदद करेंगे। बड़ा एकदम तुम्हारा एक ख्वाब है कि एक भी बच्चा हिंदुस्तान में जाहिल नहीं रहना चाहिए हमारे एरिया में, चाहे वो मेरा दुश्मन का भी बेटा क्यों नहीं है, लेकिन क्या और गरीब है, दुश्मन का बेटा है, लेकिन जहाँ इल्म की बात आती है और मुल्क की बात आती है तो फिर उनको जान दे देना है, अपने उनको पढ़ाना है, एक बच्चा भी जाहिल नहीं रहे। और कहावत है बच्चे, हमेशा कहा जाता है जाहिल दोस्त से पढ़ा लिखा दुश्मन बेहतर होता है। इसीलिए बच्चे एजुकेशन को हमेशा यू मस्ट डिसेमिनेट एजुकेशन। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया मस्ट बी एजुकेटेड, इवन अ सिंगल चाइल्ड मस्टंट बी लेफ्ट अनएजुकेटेड। एक भी बच्चा जाहिल नहीं रहना चाहिए। तो ये इस ख्वाब को लेकर के आगे बढ़ो बच्चों। तो देखना अमेरिका को हिंदुस्तान पीछे छोड़ देगा। बस थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा मुल्क का अच्छा हो जाए, सारे जितने भी लीडर्स हैं मुल्क की बेहतरी के लिए बगैर किसी जाति धर्म और कॉमनवेल्थ फीलिंग्स के बच्चे, मतलब कि जब हमारे लीडर्स हजरात जब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कंट्री इन एवरी सेक्टर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एनी रिलीजन, जब ये बातें हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए बच्चे, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अमेरिका से भी बहुत आगे इंडिया विल बी द सिंगल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। सिर्फ हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम सही हो जाए, सारे लीडर चाहे अपोजिशन पार्टी हो या फिर पार्टी इन पावर हो, एक दूसरे की भलाई के लिए मिल करके सोचे कि नहीं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया काम करना है। जहाँ भारत की बात आए सारे समान हो गए हम, कोई जाति कोई धर्म, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मुख्तलिफ जाति के लिए मुख्तलिफ धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जानी जाती है और इसको कहा जाता है वंस अपॉन अ टाइम इंडिया इज कॉल्ड अ गोल्डन बट। क्यों? यही इनकी खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, इनकी डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म। तो याद रखना बच्चे, हमेशा हम सबको, हो सकता है कुछ लोग मतलब किसी तरह का बात करते हो, लेकिन हम सबको वी ऑल मस्ट स्टैंड यूनाइटेडली फॉर द बेटरमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंडिया, देन यू आर रियल इंडियन, अदरवाइज यू आर नॉट रियल इंडियन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चे कि आपके पापा इस गांव में रहते हैं। तो इस सेंटेंस को देखो, आपके पापा, तो ये बच्चा क्या है? सब्जेक्ट है। इस गांव में ये क्या है बच्चे? रेस्ट है। रहते हैं वर्ब है। बहुत आसान है, आपके पापा। तो योर फादर, क्या बच्चे? योर फादर, योर फादर। तो पता क्या चला? सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो बच्चे रहते हैं, रहना का अंग्रेजी क्या होता है? लिव। और योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फादर्स नहीं है, फादर है, तो मतलब B5 का प्रयोग होगा, तो योर फादर लिव्स। ये बच्चा खत्म। अब बच्चा इस गांव में, तो इन दिस विलेज योर फादर लिव्स इन दिस विलेज। अब देखो बच्चे हमेशा गौर से कि मेरे पापा उस गांव में रहते हैं, तब क्या होगा? माई फादर लिव्स इन दैट वेरी विलेज या इन दैट वेरी विलेज। मेरी मम्मी पटना में रहती है, माई मदर लिव्स इन पटना। मेरी मम्मी पूर्णिया में रहती है, माई मदर लिव्स इन पूर्णिया। तुम्हारी बड़ी बहन लंदन में रहती है, तो योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन लंदन। तो इस तरीके से सेंटेंस, हजारों सेंटेंस। मैं पूर्णिया के लाइन बाजार में रहता हूँ, तो आई लिव एट लाइन बाजार इन पूर्णिया। तो मैं कहाँ पर एट लगेगा, कहाँ पर इन लगेगा, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपली समझो। इस तरह के वाक्य को सोचो बच्चे कि मेरे सर उस गांव में रहते हैं, मेरे सर उस मोहल्ला में रहते हैं, मेरे इस कोचिंग के प्रिंसिपल उस गांव में रहते हैं, इस स्कूल के डायरेक्टर मेरे मोहल्ले में रहते हैं। द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल लिव्स इन माई लोकेलिटी। मेरे मोहल्ला का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? इन। तो इस तरह का सेंटेंस कहने का गर्जा है बच्चे। बहुत सारा सेंटेंस तुम सोचो हिंदी में, और उसके बाद फिर उसका अंग्रेजी अपने से लिख करके बनाओ। नहीं बनता है तो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। और मैं अभी तो शुरुआत है, मैं कंसेप्ट देते जाऊंगा, सारा वाक्य बन जाएगा। मैं चाहता हूँ बच्चे हमेशा इसको रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना। ओनली रिवीजन गिव्स यू परफेक्शन।
and if you want to be perfect in English, then each and every student will have to take the responsibility to revise again those taught things uploaded through this very video. That is why student हमेशा याद रखोगे, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, हमेशा इस बात को याद रखना कि टाइम इज प्राइसलेस, इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए कहा गया कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। अपनी वक्त को पहचानो, डोंट स्पॉइल योर प्रीशियस टाइम, अपनी कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करो बच्चे, हमेशा वक्त का वैल्यू करो, यानी वक्त को पाबंदी से इस्तेमाल करो और सारी चीज़ को रिवीजन करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बोलोगे वाह, सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश एक अंग्रेजी का ऐसा चैनल है जहां अंग्रेजी सीखने का इतना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट और ब्यूटीफुल मेथोडोलॉजी और अप्रोच अंग्रेजी पढ़ाने का किसी भी चैनल में नहीं है। इसीलिए बच्चे मैं चाहता हूं कि आप सब, यू ऑल स्टूडेंट आर माई पिलर, you all student are my pillars. That is why dear student, each and every student, I once again request you, just share and subscribe and like the videos to a great number of students, so that each and every student of India can get benefited. Wishing you all the best dear student, enjoy learning English and enjoy your life very happily. Thank you very much dear students.